दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति और आम आदमी पार्टी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए लुभाए जाने के आरोपों के बीच इस विशेष सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विशेष सत्र का शुभारंभ अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल दोपहर 2 बजे विधानसभा सत्र को संबोधित करने जा रहे हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग की सिफारिश पर आज राज्यपाल फैसला ले सकते हैं। लाभ के पद के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग ने राय राजभवन भेज दी थी। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री आवास पर खलबली तेज हो चुकी है। विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर मंथन शुरू हुआ। वहीं भारी संख्या में हेमंत सोरेन के समर्थक भी आवास पर पहुंच गए। जमकर ढोल नगाड़े के बीच नारेबाजी की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर अब से थोड़ी देर में महागठबंधन की विधायकों की बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा संभव है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता और चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाती है तो उसके महागठबंधन के नेताओं का अगला कदम क्या होगा, इस पर विचार होना तय है। इससे पहले मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा था कि ये बीजेपी की साजिश। ईडी के छापे के दौरान प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 राइफल्स मिलने के बाद से अदालत ने प्रेम प्रकाश को 6 दिन के ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। कल ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया था और पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद अदालत ने उसे ईडी कस्टडी में भेज दिया था। प्रवर्तन निदेशालय अवैध खनन मामले की भी लगातार जांच कर रही है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जांच के दायरे में है। ईडी इस मामले में अब तक हेमंत सोरेन के 3 करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है। राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव के समय की जाने वाली मुफ्त की घोषणाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी एक याचिका पर योगी को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस मामले में केस दर्ज नहीं होगा। इस याचिका में उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें उनसे जुड़े भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार कर दिया गया था। 2007 में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कथित भड़काऊ भाषण दिया। जुमे की नमाज पर हैदराबाद में भारी तनाव है। पैगंबर के खिलाफ विवादित बयान देने वाले निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा की दोबारा गिरफ्तारी और सर तन से जुदा की नारेबाजी धरपकड़ के बाद माहौल गर्म हो चुका है। जुमे की नमाज के बाद तनाव न बढ़े, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे की नमाज पर शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने बुजुर्गों से अपील की है कि अपने बच्चों की सरपरस्ती करें और उन्होंने कहा कि अमन में काफी ताकत होती है। विधायक टी राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद गोशमहल इलाके में बाजारों में उनके समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। गिरफ्तारी के विरोध में बेगम बाजार, मुफ्तारगंज, महाराजगंज, किशनगंज और इलाकों के करीब 1000 दुकानदारों ने अपना दुकान बंद कर दी। दूसरी तरफ सर तन से जुदा के नारे लगवाने वाले मास्टरमाइंड कहे जाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सईद अब्दुल कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोर्ट ने तुरंत जमानत दे दी। 28 अगस्त को दोपहर 3:30 बजे कांग्रेस CWC की मीटिंग वर्चुअल तरीके से होने जा रही है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रही हैं। इस बीच खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। वो चाहते हैं कि कोई गैर गांधी पार्टी की कमान संभाले। सोनिया गांधी अपने स्वास्थ्य के चलते इस पद पर नहीं बना रहना चाहती हैं। वहीं पार्टी के नेता चाहते हैं कि राहुल ही कमान संभालें। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा आज दिल्ली आ रहे हैं। दलाई लामा 3 साल के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। लद्दाख बौद्ध संघ के अनुसार लद्दाख में 1 महीने के लंबे प्रवास के बाद दलाई लामा सुबह लेह के फोतांग जेवेत्सल के रवाना हो जाएंगे और फिलहाल अभी यह तय नहीं है कि वो राजनीतिक नेतृत्व के साथ कोई बैठक करेंगे या नहीं। गोवा पुलिस ने कहा कि बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के शरीर पर धारदार चोट के निशान नहीं मिले। हालांकि सोनाली के भाई रिंकू ढाका की शिकायत पर सोनाली के PA सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर के खिलाफ मर्डर केस दर्ज किया गया है, जिन्हें गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं और दावा यह किया जा रहा है कि सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं और ये निशान किसी नुकीली चीज के हैं।
भूपेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान मिलने के बाद मुरादाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। उनके अध्यक्ष बनने पर शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और घंटों तक बीजेपी कार्यकर्ता पर जश्न मनाया। भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद के ही हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल और फिलहाल फरार शूटर दीपक मुंडी का ऑडियो सामने निकल कर आया। इस ऑडियो क्लिप के जरिए दीपक मुंडी ने दावा किया है कि फिलीपींस में बम्बीहा ग्रुप के मेन गैंगस्टर गोल्डी बराड ने मूसेवाला की हत्या करवाई है। दीपक मुंडी की तलाश दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की पुलिस कर रही है। सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाले इस शूटर पर इनाम भी है। जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पाकिस्तानी आतंकी उरी बॉर्डर से भारत में घुसने की कोशिश लगातार कर रहे थे, तभी सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। हाल के दिनों में पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशें घटी हैं। दुर्गा पूजा आने में अभी वक्त है, लेकिन देश के पूर्वी राज्यों में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। असम के करीमगंज जिले में मां दुर्गा की ये भव्य प्रतिमा लगकर तैयार है। इसकी सबसे खास बात यह है कि मूर्ति इस इलाके को क्या देश के किसी भी पंडाल के लिए नहीं बल्कि लंदन में होने वाले दुर्गा महोत्सव के लिए बनाई गई है। इस मूर्ति को मिट्टी से नहीं बल्कि फाइबर ग्लास से तैयार किया गया है, जिससे यात्रा के दौरान मूर्ति को किसी भी तरह का नुकसान न हो। लेकिन ये पहली मूर्ति नहीं है जिसे विदेश भेजा जा रहा है, बल्कि देश के कोने कोने से ऐसी मूर्तियां विदेश भेजी जाती हैं। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी का पानी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे खतरा बढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गुजरात में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में लोगों की जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के कारण लोगों को भारी जल जमाव का और बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर में भारी बारिश के जिले से सभी जलाशय भर चुके हैं और नदियां भी पूरी तरीके से उफान पर चल रही हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि वो बहाव वाले इलाके से दूर रहें। हालांकि कुछ लोग जान पर खेलकर जल से उत्पन्न खतरे को पार करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ऐसे ही एक वाकया तब हुआ जब इसमें बाइक पर जा रहे दंपत्ति में पानी में बह गया, जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है। राजस्थान के धौलपुर जिले में चंबल नदी के रौद्र रूप ने 120 से अधिक गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। सेना एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव काम में लगातार जुटी हुई है। यहां के हथियाखार गांव में फंसे 4 लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। दूसरी तरफ चंबल नदी के रौद्र रूप को शांत करने के लिए सरमथुरा ग्राम पंचायत में शंख झालरों की धुन पर पूजा अर्चना की। राजस्थान के बारां जिले में बाढ़ में फंसे 1700 से अधिक लोगों को सेना और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बारां जिले में काली सिंध नदी में आए उफान से हर जगह अफरा तफरी लगातार मची हुई है, जिसके चलते गांव में कई कच्चे मकान पानी में समा चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन की टीमें उन जगहों पर पहुंच रही हैं जहां पर हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी में पानी बढ़ने से निचले इलाकों में पानी पसरने लगा है। प्रयागराज के कई इलाकों की गलियां तालाब का रूप ले चुकी हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं प्रशासन ने अभी भी पानी बढ़ने की आशंका और जता दी है और इलाके में लोगों को घर से खाली करने को कह दिया गया है। प्रयागराज के निचले इलाकों में हर साल पानी भर जाता है, लेकिन लोगों का कहना है कि प्रशासन इलाकों को लेकर कोई उपाय नहीं करती। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसके चलते चेतावनी भी दी गई थी। जल्द ही पौंग डैम बांध तलवाड़ा की गेट खोल दिए जाएंगे। सभी जगह अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन अब बारिश रुकने के कारण एडवाइजरी जारी की गई है। अभी महाराणा प्रताप झील का विस्तार उतना नहीं बढ़ा कि पौंग डैम बांध के गेट खोल दिए जाएं। चीफ इंजीनियर BBMB तलवाड़ा के AK सिधाना ने बताया कि अगर महाराणा प्रताप जी का जलस्तर बढ़ा नौबत आई तो गेट खोल दिए जाएंगे। हरियाणा के अंबाला में किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी बारिश तो कभी गर्मी ज्यादा होने के कारण फसल खराब होने से किसान बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। धान की फसल खराब हो गई है,
जिसकी वजह से किसानों की मांग यह है कि सरकार मुआवजा दे। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो किसान आंदोलन कर सकते हैं। किसान नेताओं ने कह दिया कि पिछले 3 बार से फसलें लगातार खराब हो रही हैं, जिसके कारण किसानी नुकसान का सौदा। दक्षिण भारत और देश के अन्य इलाकों को मानसून की मनमानी से जल्द छुटकारा मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द लौट आएगा। इसके सितंबर के पहले सप्ताह में वापसी के चरण में प्रवेश करने की पूरी संभावना है, जो सामान्य तिथि से लगभग 1 पखवाड़ा पहले होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी आमतौर पर 17 सितंबर को हो जाती है, हालांकि इस बार यह समय से पहले लौटे। 2 साल के बाद उधमपुर जिले के पंचारी ब्लॉक में 3 दिन के सांकरी देवता मेला समाप्त हो चुका है। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग लुत्फ उठाने के लिए वहां पहुंचे। लोगों ने सांकरी देवता मंदिर में मत्था टेका और मेले का आनंद भी उठाया। मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान लोगों को लोक नृत्य की झलक भी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के बस्ती रेलवे स्टेशन से आरपीएफ की टीम ने गुरुग्राम एक्सप्रेस वे से 16 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बच्चों को सीडब्ल्यूसी टीम को सौंप दिया गया है। पुलिस का यह कहना है कि प्राथमिक तौर पर यह मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ लग रहा है, इसलिए इस एंगल की भी पुलिस जांच लगातार कर रही है। बरामद बच्चे 4 से 10 साल के बताए जा रहे हैं। आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीम को नेपाली बच्चों के ट्रेन से आने की सूचना मिली। गणेश चतुर्थी से पहले देश के तमाम इलाकों में गणपति प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में एमबीए डिग्री हासिल कर चुके संगमेश इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाएं बनाने और बनवाने में लगे हुए हैं। संगमेश लोगों में पूजा अर्चना के लिए इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का इस्तेमाल करने को लेकर लगातार जागरूकता बढ़ा रहे हैं, ताकि शहर में झीलों तालाबों को जल प्रदूषण से बचाया जा सके। मध्य प्रदेश के इंदौर में पेड़ पौधों को बचाने के लिए अनूठी पहल की गई। इंदौर नगर निगम ने पेड़ पौधों को बचाने के लिए अब ट्री एम्बुलेंस बनाई है। ये एम्बुलेंस नगर निगम के वर्कशॉप में ही तैयार की गई है, जिसमें खराब या कीड़े लगे पेड़ पौधों को फिर से नया जीवन देने के लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे। पेड़ पौधों के लिए दवा के इंतजाम के अलावा पानी के छिड़काव के साथ साथ उनकी कटाई छटाई से पूरा ट्रीटमेंट करने की सुविधाएं इसमें मौजूद रहेंगी। उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां लगातार जारी हैं। इस सिलसिले में लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में अब प्रयागराज और वाराणसी में भी ये सुविधा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रयागराज में कल 14 और इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखा दी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया। उत्तर प्रदेश में किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां जोरों शोरों पर जारी है। सरकार ने तय कर दिया है कि राज्य में किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 10,000 सोलर पंप दिए जाएंगे। अलीगढ़ में कृषि मंत्री ने समीक्षा बैठक में कह दिया कि सरकारी ट्यूबवेल खराब होने पर उनको 36 घंटों के अंदर ठीक करा दिया जाएगा और बिजली सप्लाई भी सुनिश्चित कर दिए जाने के प्रयास किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मिली सांस्कृतिक विरासत की शानदार झलक। यहां सेना की ओर से किए गए यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश करके जबरदस्त समा बांध दिया। अनंतनाग जिले के शिक्षा विभाग के सहयोग से किए गए इस आयोजन में कर्नाटक के छात्र छात्राओं को कश्मीरी संस्कृति और सभ्यता से रूबरू होने का एक मौका मिल गया। इस दौरान कर्नाटक के छात्र छात्राओं ने भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और कश्मीरी छात्र छात्राओं के साथ अपनी विरासत साझा की। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत 12 अक्टूबर तक 5G सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। वैष्णव ने कह दिया कि लॉन्च के बाद 5G सेवाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा और अगले 2 से 3 सालों में देश के हर कोने तक 5G नेटवर्क पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 5G सेवाओं को तेजी से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। दूरसंचार ऑपरेटर उस संबंध में काम कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं। उम्मीद यही है कि हमें 12 अक्टूबर तक 5G सेवाओं को लॉन्च करना चाहिए। इसके बाद फिर शहरों और कस्बों को जोड़ दिया जाएगा। लगातार तीसरे महीने जून में ईपीएफओ में सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ी है। 3 महीनों में 10 लाख से ज्यादा लोग ईपीएफओ से जुड़ गए हैं, जिससे रोजगार में इजाफे की आर्थिक गतिविधियों की पटरी पर लौटने का अनुमान पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है। इंडीड की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल जून में 30% हायरिंग बढ़ी।
2021 में विदेशों में विलय और अधिग्रहण पर खर्च की गई रकम के बराबर रकम इस साल अगस्त तक खर्च हुई है। $7.6 अरब के विलय और अधिग्रहण के सौदों को कंपनियों ने अंजाम दे दिया। लगातार तीसरे साल विलय और अधिग्रहण पर खर्च की जाने वाली रकम बढ़ोतरी हुई है। महंगाई को लेकर लोगों के लिए खबर अच्छी नहीं है। S&P ने 2022-23 के लिए महंगाई का अनुमान 0.5% बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। एजेंसी का यह कहना है कि कमोडिटी के ऊंचे दाम, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और करेंसी में गिरावट की वजह से जनता को महंगाई से राहत मिलेगी नहीं। हो सकता है कि आपने जिस ऐप से पर्सनल लोन के लिए लेने की सोच रहे हो वो प्ले स्टोर पर नजर आ जाए। गूगल ने भारत में अपने ऐप मार्केट प्लेस पर करीब 2000 पर्सनल लोन ऐप ब्लॉक कर दिए हैं। गूगल के मुताबिक ये ऐप उसकी नीतियों का उल्लंघन कर रहे थे। इसके अलावा कंपनी ने प्ले स्टोर पर नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म लगा रखा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपने 3 दिन के उच्च स्तरीय अफ्रीकी देशों की यात्रा पर अल्जीरिया पहुंचे। उन्होंने फ्रांस और अल्जीरिया को अपने दर्दनाक इतिहास को साझा किया और आगे बढ़ना। उन्होंने ऐसी बात कही, अल्जीरिया पर एक वक्त पर फ्रांस का कब्जा था, लेकिन आजादी पाने के लिए उसे काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आजादी के बाद दोनों देशों के संबंध बहुत खराब रहे हैं। पिछले साल एक राजनीतिक विवाद के चलते हालात काफी खराब हो गए थे। हालांकि अल्जीरिया पहुंचने के बाद मैक्रों का भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब दोनों देशों के आगे बढ़ने की जरूरत है। 2022 के पहले तिमाही में वेनेजुएला की ग्रोथ रेट काफी तेज रही है। यही नहीं, वेनेजुएला के सेंट्रल बैंक की घोषणा के बाद डॉलर का विनिमय दर भी बढ़कर 12% तक पहुंच चुका है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी महंगाई पर काबू पाने के लिए विनिमय दर का इस्तेमाल किया है, लेकिन हाल के हफ्तों में खर्च में तेजी के साथ साथ मुद्रा की धीमी मांग ने भी डॉलर विनिमय दर को बढ़ाने का काम किया, जिससे ब्लैक मार्केट का अंतर बढ़ गया है। वेनेजुएला के सेंट्रल बैंक ने भी कह दिया कि 2022 की पहली तिमाही में वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था साल दर साल 17.04% बढ़ी है, जो इस इलाके के लिए सबसे अधिक है। अमेरिका के कई इलाकों में भारी बारिश और उसकी वजह से आई बाढ़ की वजह से हालात बदतर होते हुए चले जा रहे हैं। मिसिसिपी राज्य की कैंटन शहर में कई घरों में पानी भर चुका है और इलाकों में जल भराव लगातार जारी है। यहां के अधिकतर इलाकों में 8 से 12 इंच तक पानी भर चुका है। मौसम विभाग ने फ्लैश फ्लड की चेतावनी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने अपने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि महंगाई पर काबू के लिए जर्मनी की सरकार जरूरी कदम उठाने जा रही है। चूंकि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते आजकल जर्मनी में गैस की किल्लत हो गई है और महंगाई काफी बढ़ चुकी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रूस जीत हासिल नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि युद्ध पुतिन का है, न कि सामान्य रूसियों का। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और विश्व की एक अन्य एजेंसियों ज्यादा तेज कार्रवाई करना चाहिए ताकि रूसी सैनिक ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कह दिया कि जब से रूसी सैनिकों ने यहां पर कब्जा किया है, तब से हर पल तबाही का खतरा लगातार बना हुआ है। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिस पर मार्च में रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और IAEA के महासचिव राफेल के बीच पेरिस में अहम बैठक हुई। दोनों के बीच ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बमबारी और उसके जोखिम को लेकर चर्चा हुई। ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट पर हमले के लिए रूस यूक्रेन एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। चीन से तनाव के बीच ताइवान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया। ताइवान ने अगले साल के लिए $19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा बजट प्रस्तावित कर दिया गया है। राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कैबिनेट से मिलकर यह फैसला कर लिया। ताइवान स्टेट में सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर साल रक्षा बजट में 13% से ज्यादा बढ़ोतरी होगी। रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी किरिल और पोप फ्रांसिस के बीच पहले से तय बैठक रद्द हो चुकी है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा से बचने का हवाला देकर पोप से मुलाकात कैंसिल कर दी गई। पोप फ्रांसिस और किरिल के बीच 13 से 15 सितंबर को बैठक होने वाली थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के मामले में देश के पुलिस चीफ ने इस्तीफा दे दिया। जापान के पुलिस चीफ
इतारू ने आबे की हत्या में पुलिस की लापरवाही को मानते हुए इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले ली। 8 जुलाई को चुनाव प्रचार के दौरान शिंजो आबे की भाषण के दौरान मौत हो गई थी, उनको गोली मार दी गई थी। साउथ कोरिया में दूसरे हफ्ते भी 1 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केसेस आने के बाद से कोविड प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन के निर्देश दे दिए गए हैं। 24 घंटे में 1,13,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस निकलकर सामने आए हैं। पिछले एक हफ्ते से साउथ कोरिया में एक दिन में औसतन 1,20,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला कर लिया गया है। कैलिफोर्निया प्रशासन ने तय कर दिया है कि 2035 तक पेट्रोल से चलने वाली कारों का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। कैलिफोर्निया में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कारों की बिक्री बढ़ाई जाएगी। इस सिलसिले में बने नियम को अमेरिका की एक दर्जन से ज्यादा राज्य स्वीकार कर चुके हैं। हालांकि इसे अभी यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की मंजूरी मिलनी बाकी है। यूक्रेन में जंग के चलते अमेरिका में पनाह पाए हुए परिवारों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की नए सिरे से शुरू करने का इंतजाम कर दिया गया है। शिकागो में एक स्कूल में 65 ऐसे बच्चों को दाखिला दिया गया है जो यूक्रेन छोड़कर अमेरिका पहुंचे हैं। स्कूल में नए सेशन के पहले दिन इन बच्चों का शानदार स्वागत किया गया और उनमें सुंदर भविष्य की उम्मीदें पैदा की गई। इन बच्चों को पहले अंग्रेजी सिखाई गई ताकि इस सिस्टम में लीन हो सके। लंदन के चिड़ियाघर में इन दिनों जीव जंतुओं की माप तौल लगातार जारी है। ये काम हर साल किया जाता है ताकि चिड़ियाघर में रहने वाले इन प्राणियों की सेहत और इनके विकास का आकलन किया जा सके। हालांकि ये काम आसान नहीं होता, लेकिन जानवरों से हिले मिले चिड़ियाघर के कर्मचारी इस काम को अंजाम देने की पूरी कोशिश करते हैं। प्राणियों की माप तौल की इन आंकड़ों को पूरे विश्व की चिड़ियाघरों में बांट दिया जाता है।